एक आदमी जिसे 10 साल से एक खूबसूरत महिला सपने में दिखाई देती है और एक दिन अचानक वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या रिश्ता है दोनों का? क्या दोनों जन्मों जन्मों तक साथ रहने के लिए ही बने हैं? मगर उसी दौरान एक लड़का भविष्य से टाइम ट्रैवल कर उनके समय 1844 में आ पहुंचा। भविष्य से अतीत, अतीत से भविष्य में उलझी एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपका भी सर चकरा देगी। पूरी कहानी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। मूवी स्ट्राइप की पेशकश में है 2022 की थाई मूवी लव डेस्टिनी, डायरेक्टर एडिसन, IMDb 6.3। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियाँ लाती रहूं, कहानियाँ सुनाती रहूं। कहानी की शुरुआत में लुआंग नामक एक पिस्तौल पर किसी को जादू करते हुए देखा गया, लेकिन ये कौन कर रहा है उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई। अब इसके बाद सीधा साल 2021 थाईलैंड के एक शहर का स्टेशन दिखाता है, जहाँ मैथ्यूस नाम का एक लड़का किसी दलाल के साथ टेक्स्ट में बातें कर रहा होता है। दरअसल दलाल मैथ्यूस के घर पर उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि मैथ्यूस के पास एंटिक यानी प्राचीन कुछ चीजें रखी हुई है। पर दलाल उसका ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा, इसलिए मैथ्यूस उसे रोके रखने के लिए डिस्काउंट की भी बात करता है। किसी तरह जल्दी जल्दी शॉर्टकट के रास्ते से मैथ्यूस अपने पुराने घर पहुंचा। उसका घर काफी पुराना है, जिसे उसने हाल फिलहाल में बेचा है, और अब बस कुछ पुरानी चीजें हैं जिसे वो बेचना चाहता है, इसीलिए उसने दलाल को बुलाया है। अब मैथ्यूस अंदर कमरे से एक बॉक्स लेकर आया, जिसके अंदर वही लुआंग नाम का पिस्तौल रखा हुआ है। मैथ्यूस बोला, ये पिस्तौल बहुत पुरानी है और मुझे ये इस परिवार के उत्तराधिकारी के आधार पर विरासत पर मिली है। मेरे परदादा थाईलैंड के पहले डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से उपहार में मिला था, तो बिना किसी संदेह के ये थाईलैंड का एक बहुत ही ऐतिहासिक पिस्तौल है। लेकिन ब्रोकर को मैथ्यूस की बातें सुनकर उस पर भरोसा नहीं होता, तो उसे विश्वास दिलाने के लिए मैथ्यूस ने कोने में पड़ी अपने परदादा की एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जहां मैथ्यूस के परदादा और उसकी परदादी के बगल में वही पिस्तौल की बॉक्स रखी हुई है। और अब जाकर कहीं ब्रोकर को उसकी बात पर विश्वास हुआ। अब ब्रोकर ने उस पिस्तौल का दाम 15 लाख रुपए बताया। इतना ज्यादा दाम सुनकर तो मैथ्यूस भौचक्का रह गया और बोला, पिस्तौल को बेचने से पहले मुझे मेरी माँ से अनुमति लेनी होगी। फिर ब्रोकर ने कहा, तुम अपनी माँ से कहना कि इसके लिए मैं 18 लाख देने को भी तैयार हूँ। अब मैथ्यूस अपनी माँ के पास आया, जो कि एक समाधि है, यानी कि उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी है। मैं जानता हूँ ये हमारे परिवार की पुश्तैनी और बहुत ही खास पिस्तौल है, लेकिन इसे बेचने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके मिले पैसे से मैं एक गाड़ी खरीद सकता हूँ। अगर आप सहमत है तो मुझे कोई इशारा दे। और तभी गिरजा घर का घंटा बज उठा। अब मैथ्यूस को लगा कि माँ ने उसे पिस्तौल को बेचने की अनुमति दे दी है। अब पिस्तौल का बॉक्स लेकर गिरजा घर के बाहर आते ही अचानक से सूर्य ग्रहण लगने लगा। पूरा आकाश पल भर में एकदम काला हो गया और उसने देखा कि बॉक्स के अंदर से रोशनी आ रही है, और खोलकर उसने देखा कि वो रोशनी उसी पिस्तौल से आ रही है। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि वो तो कोई और ही दुनिया है। अब आकाश में पूरा सूर्य ग्रहण लग चुका है और तभी उस गन की ट्रिगर ऑटोमेटिकली चलती है। उसी के साथ ही मैथ्यूस वर्तमान से 177 साल पीछे आ गया। जिस गिरजाघर के बाहर वो खड़ा है उसका अभी निर्माण कार्य चल रहा है, यानी कि वो टाइम ट्रैवल करके 2021 से 1844 में आ पहुंचा है। मैथ्यूस को लगा कि एक बार फिर से वो वैसे ही पिस्तौल को फायर करके वापस अपने समय पर पहुंच जाएगा, लेकिन बार बार ट्रिगर दबाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो जो का त्यों वहीं खड़ा है। अब मैथ्यूस डर के मारे जल्दी जल्दी चलने लगा। चलते चलते एक जगह वो रुक गया। सामने उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी, जहाँ आजकल के जैसे बोट, लॉन्च, यॉट नहीं, बल्कि माझी पतवार लिए नौका चला रहे हैं। अब उसी नदी के पास एक चर्च दिखाया गया, जहाँ एक लड़की गेसॉन इंग्लैंड का न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। खबर में लिखा है, इंग्लैंड के राजा थाईलैंड के सियाम नाम के एक गाँव के लिए जंग में इस्तेमाल होने वाला एक जहाज भेज रहे हैं, जिसे कुछ ही मुद्राओं में राजा को ही खरीदना होगा। गेसॉन चर्च के फादर को ये सारी खबरें पढ़कर सुना रही है, लेकिन यह फादर उसकी बातों पर ध्यान न देकर एक बक्से को खोलने की कोशिश में लगे हैं। बक्से के अंदर है एक डायरी, लेकिन उन्हें उसमें लिखी चीजें पढ़ने में नहीं आ रही। उसने गेसॉन को वो डायरी पढ़ने को दी, क्योंकि गेसॉन को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है। डायरी में लिखा है, मेरा नाम काराकेट है, मैं एक आर्कियोलॉजी की छात्र हूँ। आर्कियोलॉजी मतलब प्राचीन काल के स्थापित बची चीजों या जीवों के अवशेषों को लेकर अध्ययन किया जाता है। मैं टाइम ट्रैवल करके 2018 से 1600 में आ गई हूँ, और मैं जिसके शरीर में हूँ उसका नाम लेडी काराकेट है। वो एक शादीशुदा और बहुत ही रूपवती महिला है। अब फादर ने कहा, तुम डायरी को अच्छे से पढ़कर देखो, इसमें लिखी हुई चीजें बहुत ही कौतूहल जगा रही है।
और अगली बार तो मुझे इसे विस्तार में बताना। अब यहाँ दूसरी ओर एक लड़का सपनों में गेजॉन के ही तरह दिखने में एक सुंदर सी लड़की को डायरी लिखते हुए देख रहा है। उसका नाम लेडी कारकेट है और जब वह लड़का उसे पढ़ने गया तो उसने अपनी डायरी बंद कर दी और वैसे ही उस लड़के की नींद भी टूट गई। उस लड़के का नाम भो है और वो पेशे से एक चीफ इंजीनियर है। कौन है ये सुंदर लड़की, ये हम कहानी के आखिर में जानेंगे। अब यहाँ सपने के बारे में सोच सोच कर वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है और उसी लड़की के स्केच की तरफ देख रहा है। वो ये सपना बहुत समय से ही देखते हुए आ रहा है और जब जब वो उसे सपने में देखता है उसकी तस्वीर कोरे कागज में उतार लेता। अब बाहर खड़ी अपनी माँ से वो बात करता है और यहाँ हमें समझ आता है कि भो का रिश्ता बहुत पहले ही तय हो चुका होता है और अगर वो अपने होने वाली मंगेतर से शादी नहीं करेगा तो वो या फिर उसकी मंगेतर में से कोई एक मारा जाएगा। लेकिन भो ने अभी तक अपनी मंगेतर को नहीं देखा है। इसी को लेकर उसकी माँ बहुत उसके सामने रोना धोना कर रही है कि वो उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए जल्द से जल्द शादी करने को कहती है। आखिर में भो लड़की को देखने को राजी हो गया। ये सुन उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अब वो अपनी मंगेतर से मिलने उसके घर गया। लड़की के माँ बाबा उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि भो की मंगेतर है गेसॉन और गेसॉन के बाबा एक सेना अधिकारी यानी पुलिस डिपार्टमेंट के हेड है। पर गेसॉन उस वक्त घर पर नहीं होती। अब भो बोला, 4 साल पहले आपने अपनी बेटी के साथ मेरा रिश्ता तय किया था और काम में व्यस्त की वजह से मैं कभी उसे मिल भी नहीं पाया, लेकिन मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन सभी हैरान रह गए। इसके बाद वो वहाँ से नौके में गांव में नाटक देखने आया है और वो बहुत खुश है इस रिश्ते के टूटने से। उस जमाने में नाटक शब्दहीन हुआ करते थे और लोग उसे देखकर बड़ा आनंद उठाते। गेसॉन भी यहाँ अपनी केयरटेकर पी के साथ होती है। सभी नाटक देखकर खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। यहाँ उसकी केयरटेकर भी हंसते हंसते लोटपोट हो जा रही है, पर गेसॉन को समझ नहीं आ रहा कि लोग इसे देखकर इतना क्यों हंस रहे हैं और कहती है, इससे अच्छा तो जो जहाज इंग्लैंड से आ रहा है उसे लेकर बातचीत होनी चाहिए। एक तो वो स्टील से तैयार है और दूसरा वो पानी पर चलता है। पर केयरटेकर पी को बात समझ नहीं आई कि जहाज तो पानी पर ही चलता है। दोनों को बात करता देख तभी पीछे बैठा भो बोल उठा, दया करके तुम दोनों चुप कर जाओ, तुम्हारी वजह से मैं नाटक का कुछ भी नहीं समझ पा रहा। अब गेसॉन पी से कहने बुलवाती है, उसे बोल दो कि वो अपने कानों में हाथ देकर बैठे। भो भी गुस्से में, आपके बगल में जो बैठी है ना, उसे बोल दे कि वो भी अपना मुंह में हाथ रखकर बैठे। यहाँ गांव के सभी लोग नाटक को देखकर आनंद ले रहे हैं और वो है कि उन सब के आनंद में भंग डाल रही है। ये सुनते ही गेसॉन पीछे मुड़ी और उसे देखकर भो बहुत चक्का रह गया, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो जिसे अपने सपनों में देखता आ रहा है, आज वो लड़की उसके सामने बैठी है, बिल्कुल वैसी ही दिखने में। उसे देखते ही उसे उससे पहली नजर का प्यार हो गया। गेसॉन वहाँ से जाने लगी। भो उसके पीछे पीछे आया और उससे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। लेकिन गेसॉन उसे उल्टा फुल्टा नाम बताती है और उसकी बातों का ज्यादा पत्ता नहीं दिया। अब वो बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताती हो तो मैं तुम्हारी असली पहचान तो निकाल कर रहूंगा। तभी उसकी केयरटेकर पी बोली, इससे कोई फायदा नहीं होगा, मेरी मैडम की मंगनी तय हो चुकी है और वो है इस शहर के सेना प्रधान की बेटी। ये सुनकर भो एकदम से चौंक उठा, क्या तुम्हारा नाम गेसॉन है? ये सुनकर गेसॉन बोले, तुम्हें कैसे पता चला? मैं भो हूँ, तुम्हारा मंगेतर। और उसने आज की घटी उसके घर पर वो सारी घटना उसे बता दी। आज सुबह मैं तुम्हारे घर गया था हमारी मंगनी तोड़ने के लिए, लेकिन मंगनी तोड़ने की बात सुनकर तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे कि मैं चाहकर भी ये शादी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारी शादी नहीं हुई और तुम मारी गई तो इसका जिम्मेदार वो मुझे ठहराएंगे। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ जो हर एक दिन मेरे सपने में आया करती है। सुनकर तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और अंत में हम दोनों की शादी टूट जाती है। ये सुनकर गेसॉन तो बहुत खुश हो गई। अब भो को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि जिस लड़की को वो अपने सपनों में देखता था, जिसे वो प्यार करता था, आज उसने अपनी गलती से उसी से रिश्ता तोड़ दिया। गेसॉन बोली, तुमने तो बहुत मंदिरें बनवाई है ना, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। उस रात दुख से भो अपने अंकल के यहाँ शराब पी रहा और उन्हें अपना दुखड़ा सुना रहा है। वो अपने भाग्य को कोसता है। उसके अंकल थोड़ा बहुत जादू जानते हैं। वो बोला, मुझे कुछ ऐसी चीज दे जिससे मैं गेसॉन को दोबारा पा सकूं, या मुझे जादू से 4 साल पीछे अतीत में पहुंचा दे ताकि मैं गेसॉन से शादी कर लूं। तब अंकल ने कहा, इसके लिए अतीत में जाने की जरूरत नहीं, दिल से कोशिश करोगे तो वो तुम्हें पक्का मिलेगी। अगले दिन वो नौके में गेसॉन का इंतजार कर रहा होता है और गेसॉन उसे वहाँ देखकर बहुत गुस्सा हो गई।
पर वो भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। इधर गेसॉन पी से बोली, इसे भगाने का कोई रास्ता निकालो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक उपाय है इसका, पी ने कहा। आपको उसके सामने गुस्सैल, अकड़ू और बदतमीज बनना होगा। जब वो हमारी तरफ देखे तो आप मुझे थप्पड़ मारना और ये देखकर वो आपसे डरने लगेगा। जिस पर गेसॉन बोली, पर तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हारे ऊपर मैं हाथ नहीं उठा सकती। लेकिन और कोई दूसरा रास्ता न देख उसे पी को थप्पड़ मारना पड़ा। पहला थप्पड़ भो ने नहीं देखा। पी ने दोबारा मारने को कहा, लेकिन दूसरा थप्पड़ भी उसने नहीं देखा। अब पी बोली, और जोर जोर से चिल्लाते हुए थप्पड़ मारिए ना, ताकि उसकी नजर में जाए। इसके बाद वो जोर जोर से बार बार पी को थप्पड़ मारती है, जिससे पी की हालत अब खराब होने लगी। मगर इस बार भो ने सब देखा, लेकिन फिर भी उसने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और उसके पीछे पीछे वो चर्च तक चला आया। उसे हर तरफ अपना पीछा करते देख अब अकेले में गेसॉन ने भो से कहा, अगर आप भाग्य में विश्वास करते हैं तो इंतजार करें। भाग्य में रहा तो अगले जन्म में मैं आपको मिल जाऊंगी, पर इस जन्म में तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अब अगले दिन नदी के किनारे इंग्लैंड की तरफ से वही स्टील का जहाज आ रहा है, जिसे देखने के लिए गेसॉन, उसकी केयरटेकर, भो और पूरा गांव नदी किनारे इकट्ठा हुआ है। मिस्टर हंटर नाम के एक इंग्लैंड के व्यापारी थाईलैंड के राजा को वो जहाज बेचने को लाया है। मिस्टर हंटर यहाँ चीफ भो और राजा के एक मंत्री से बातें कर रहा होता है। इतने में भो ने सुंदर सी हंसती हुई गेसॉन को देखा, जो कौतूहल के मारे जहाज को एकदम पास से देखने जाती है। और इतने में किसी का हाथ लगकर वो पानी में गिरने वाली ही है। भो उसे बचाने बढ़ा ही था कि तभी किसी ने गेसॉन का हाथ खींच लिया और उल्टा भो पानी में जा गिरा। जिसने गेसॉन को बचाया है वो मैथ्यूज है। मिस्टर हंटर ने उसे इस जहाज की जिम्मेदारी दी है। अब मैथ्यूज को हाथ में चोट लगा देख गेसॉन उसे बैंडेज करने के लिए अपने कपड़े फाड़ने लगी, पर उससे वो नहीं फटा। तभी पी ने अपने दांत से एक ही बार में कपड़े को फाड़ दिया। ये देख मैथ्यूज बोल उठा, डैम फ्रिकिंग कूल, जिसे सुनकर गेसॉन दंग रह गई, क्योंकि ये सारे शब्द उसने उसी टाइम ट्रेवल वाले डायरी में पढ़ी थी। अब यहाँ मैथ्यूज को बैंडेज करता देख दूर खड़ा भो आग बबूला हो गया। इधर मैथ्यूज का वही पिस्तौल नीचे गिर गया होता है। उसके उठाने से पहले ही भो ने उसे उठा लिया और उसकी ओर टान कर बोला, कौन हो तुम और ये तुम्हें कहाँ से मिला, यहाँ क्या कर रहा है? वो बोला, मेरा नाम मैथ्यूज है और मैं पिछले 3 साल से हंटर के साथ एक ब्रिटिश फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे ये उपहार के तौर पर दी है। लेकिन मैथ्यूज की बातों पर भो को विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए उसे यकीन दिलाने के लिए मैथ्यूज अंग्रेजी में बोलने लगा। लेकिन उस समय उनके राज्य में गेसॉन को छोड़कर और किसी को अंग्रेजी नहीं आती थी। इसलिए अब भो ने गेसॉन से पूछा, क्या वो सच में अंग्रेजी में बात कर रहा है? और गेसॉन ने उसे यकीन दिलाया कि वो सच में अंग्रेजी में बात कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी भो को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसका पॉकेट चेक करने लगा, जहाँ उसके पॉकेट से एक सनग्लास और एक मोबाइल फोन निकला। उस समय तक मोबाइल फोन का कोई आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो इसीलिए भो को लगा कि ये शायद कोई हथियार है। इधर मैथ्यूज के मुंह से मोबाइल फोन का नाम सुनकर गेसॉन एक बार फिर दंग रह गई, क्योंकि उसने इस मोबाइल फोन के बारे में भी उसी टाइम ट्रेवल डायरी में पढ़ा था। अब भो ने कहा कि वो मैथ्यूज को लेकर पहले मिस्टर हंटर से बात करेगा। उसका मोबाइल फोन और उसका ये पिस्तौल भो अपने पास ही जब्त करके रखेगा। पर मैथ्यूज अपना वो पिस्तौल रखकर जाना नहीं चाहता। इसके बाद मैथ्यूज को पकड़वाने के लिए भो ने पुलिस बुलवा ली। तभी जेसॉन मैथ्यूज को इंग्लिश में कहती है, अगले दिन तुम चर्च के सामने आ जाना, मैं तुम्हारा पिस्तौल लेकर वहाँ पहुँचूंगी। अब अगले दिन वही पिस्तौल लेने गेसॉन और केयरटेकर पी भो के घर पहुँचे। मेरी माँ ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है, कहते हुए उसने भो की माँ को अंगूर का जूस पीने को दिया, जो असल में शराब होती है, और उसे पीकर भो की माँ को नशा चढ़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर गेसॉन भो के कमरे में घुस आई और वही पिस्तौल ढूंढने लगी, तो वहाँ ड्रॉअर में उसे अपनी बनी ड्राइंग दिखाई देती है। इधर भो की माँ के साथ साथ पी भी वही शराब पीकर होश गवा बैठी और दोनों पागलपंती करने लगे। इतने में भो भी वहाँ आ गया। पी को देखकर भो ने पूछा, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? तो उन्होंने उसके कमरे की तरफ इशारा कर दिया। इसी बीच गेसॉन को पिस्तौल मिल जाती है। तभी भो अपने कमरे में घुसा और पी पीछे मुड़कर वही पिस्तौल उसकी तरफ करके खड़ी हो गई। हाँ, मुझे मार डालो, ताकि अगले जन्म में तो सही मैं तुम्हें पा सकूंगा। गेसॉन जवाब में बोली, मेरे साथ किसी भी तरह की चालाकी करने की मत सोचना, मैं एक पुलिस की बेटी हूँ। अब भो ने कहा, पिस्तौल के अंदर कोई बुलेट नहीं है, क्योंकि ये पिस्तौल मेरी है। पिस्तौल को अच्छे से देखने पर गेसॉन भी समझ गई कि ये वो पिस्तौल नहीं है। अब गेसॉन उसे बहलाने फुसलाने लगी कि उसे एक बहुत जरूरी बात जानने के लिए उस मोबाइल फोन और पिस्तौल की जरूरत है,
और वो उसकी बात ना माने, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब अगले दिन तीनों चर्च की लाइब्रेरी में मिलते हैं। गेसॉन बक्सा लेकर मैथ्यूज के पास आई और कहने लगी, कोई 2018 में टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया था और उसने भविष्य से संबंधित बहुत कुछ लिखा है इस डायरी में। तभी मैथ्यूज बोला, मैं भी टाइम ट्रैवल कर 177 साल पीछे लौट आया हूँ और इसी पिस्तौल से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ के लोग मुझे देखकर ब्रिटिश समझने लगे और इसीलिए उन्होंने मुझे मिस्टर हंटर के ब्रिटिश फैक्ट्री में जाने को कहा। मेरी अंग्रेजी अच्छी होने के कारण उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया और फिर धीरे धीरे मैं उनका भरोसेमंद आदमी बन गया। पिछले 3 सालों से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ अपने समय में वापस लौट जाने की, लेकिन लौट नहीं पा रहा। और फिर मुझे समझ आया कि शायद हो सकता है कि ये पिस्तौल सूर्य ग्रहण लगने के समय ही काम करता है और अब अगला सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है ये मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं वो पिस्तौल हर वक्त अपने पास रखता हूँ। गेसॉन बोली, इस बारे में चर्च के फादर आपकी मदद कर सकते हैं। फादर ने अपनी कैलकुलेशन की और उनके कैलकुलेशन के मुताबिक ठीक 2 महीने बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये सुनकर तो मैथ्यूज एकदम ही खुश हो गया। फिर फादर ने कहा, लेकिन ध्यान रहे सूर्य ग्रहण मात्र कुछ समय के लिए ही होगा और इसके बाद सूर्य ग्रहण कब लगेगा ये कहना असंभव है। अब यहाँ गेसॉन को एक सुझाव आया, क्यों न वो मैथ्यूज के द्वारा वो डायरी उसे पढ़ाए ताकि जान सके कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन तभी फादर ने वो डायरी ले ली और कहा, हमें भविष्य के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है। ऊपर वाला जो करता है वो सबकी भलाई के लिए करता है। और इसके बाद उसने बक्से में ताला लगाकर गेसॉन को उसे रख देने को कहा। अब यहाँ राजा की सेक्रेटरी से गेसॉन के बाबा और बहू को बात करते देखा गया। गेसॉन के बाबा कह रहे हैं, हमारा मिस्टर हंटर से ये जहाज खरीद लेने में भलाई है। आप राजा से इस बारे में बात करें, उन्हें राजी करवाए। इसके बाद वो सभी राजा के पास गए, लेकिन राजा किसी भी हाल में जहाज को खरीदने को राजी नहीं होता। उनका कहना है स्टील से बना जहाज कभी भी पानी में नहीं तैर सकता। इस बात पर मिस्टर हंटर गुस्सा हो गया और खड़े होकर राजा को जवाब देने लगा। ये देख राजा उसके पास आया और अकड़ कर बोला, ना मैं तुम्हारा जहाज देखने जाऊंगा, ना ही उसे मैं खरीदूंगा। और इतना कहकर राजा वहाँ से चला गया। राजा का ये बर्ताव मिस्टर हंटर से सहा नहीं गया और गुस्से में वो बोला, तुम सारे लोग धोखेबाज हो। अब मैं इंग्लैंड से आने वाले सभी सामानों में रोक लगा दूंगा। जंग के छिड़ने के डर से अब भो ने एक सुझाव दिया कि वो जहाज का अध्ययन कर स्टील का एक छोटा जहाज का डेमो तैयार कर राजा को समझाएगा कि ये जहाज राज्य के लिए बहुत ही जरूरी है और साथ ही ये भी कि स्टील का जहाज भी पानी में तैर सकता है। मिस्टर हंटर भो की बात पर सहमत हो गया। अब भो ने जहाज का अध्ययन शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ गेसॉन और मैथ्यूज को साथ हंसी मजाक बातें करते देख भो को बहुत जलन होने लगी। वो बाहर आ गया। मैथ्यूज को भी समझ आने लगा कि भो गेसॉन को पसंद करता है और बाहर आकर उसने भो से कहा, चिंता मत करो, 2 महीने बाद मैं वापस अपने समय में लौट जाऊंगा। और अपना सनग्लासेस देते हुए बोला, हमेशा स्टाइल में रहना, देखना इससे गेसॉन बहुत जल्दी ही तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन ये आइडिया भी गेसॉन के सामने फेल हो गया। अब भो ने डेमो जहाज को बनाना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ वो गेसॉन को पटाने की कोशिश भी करता रहता। इस जहाज को तैयार करने में गेसॉन भी उनकी मदद कर रही है। अब यहाँ मैथ्यूज भो को गेसॉन को पटाने के अलग अलग तरीके बताता है। अगला तरीका उसने बताया, अभी के जमाने में लड़कियों को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो उसे हर दिन तोहफे में दो। अब देखा गया कि गेसॉन जहाँ भी जाती है वहाँ उसकी पसंद का एक फूल पड़ा रहता है, यहाँ तक कि उसके खाने में भी वो फूल पड़ा होता है। और गेसॉन समझ गई ये काम किसी और का नहीं भो का है। ये आइडिया भी फेल हो गया। बाद मैथ्यूज ने तीसरा आइडिया बताया, तुम हर वक्त गेसॉन की मदद किया करना। और भो उसकी मदद करने पर सब कुछ गड़बड़ कर बैठा। और इतना ही नहीं, वो गेसॉन की मदद उसकी किताब के पन्ने पलटकर भी करने लगा। ये देख गेसॉन अब गुस्से में उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। इसका मतलब ये आइडिया भी फेल हो गया। अब मैथ्यूज ने एक आखिरी बार उसे एक और आइडिया दिया, अब से तुम गेसॉन से बात नहीं करोगे, उसे इग्नोर करने लगो। और वो ठीक वैसा ही करता है। वो उससे ज्यादा बात नहीं करता, उसे बिना देखे ही इग्नोर करके चला जाता। कुछ दिन ऐसा चला और एक दिन गेसॉन उसके लिए खाना लेकर आई। अब मैथ्यूज के मुताबिक वो उसे इग्नोर करते हुए बोला, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, ये काम करने के बाद मुझे मेरी एक लड़की दोस्त के साथ डेट पर जाना है। कहते हुए उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा गेसॉन, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। और फिर वो मैथ्यूज के पास चली गई। उसके गंदे हाथ देखकर उसे खिलाने लगी और ये देख वो अंदर ही अंदर जलने लगा। अब अगले दिन जहाज के लगभग तैयार हो जाने पर उसे ट्रायल पर शुरू किया, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण वो ब्लास्ट हो गया। भो उन्हें बचाते हुए नीचे जमीन पर लेट जाता है। अब भो ने पूछा,
तुम दोनों ठीक हो ना? और फिर दोनों ने देखा कि भो के पीछे जहाज के स्टील का एक टुकड़ा घुस गया है। उनके तो होश ही उड़ गए। अब रात के वक्त उसे निकालने के लिए डॉक्टर आए हैं। जब डॉक्टर घाव में सिलाई कर रहा होता है तब भो मैथ्यू से कहने लगा, मेरे साथ ये हादसा होने के बाद भी मैं खुश हूँ क्योंकि गेसॉन को कुछ नहीं हुआ, तुम भी ठीक हो। मैथ्यूज को वो बड़ा ही अजीब सा आदमी लगा। इधर गेसॉन भी उनकी बातें सुन रही है और फिर वो उसे देखने गई। भो, क्या तुम ठीक हो? और ये सुनकर तो भो एकदम ही खुश हो गया। अब अगले दिन काम करते वक्त भो के हाथ में चोट लग जाती है। ये देख गेसॉन दौड़कर उसके पास आई और तब नाटक कर रहा भो उसकी तरफ मुड़कर उसकी ओर एक लाल फूल बढ़ा दिया। ये है लाल लिली। कहावत है, इस लाल लिली का मतलब होता है किसी से बेइंतहा प्यार करना। ये सुनकर वो शर्माते हुए फूल लेकर वहाँ से चली गई। अगले दिन दोनों एक ही नौके में सवार होकर आते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। दोनों एक दूसरे को खूब चढ़ाते भी है, हंसी मजाक भी करते हैं और बात बात पर भो ये जताता रहता है कि वो उससे प्यार करता है क्योंकि उसने अब तक उसके प्यार को अपनाया नहीं है। और गेसॉन भी शर्मा कर चली जाती। अब भो और मैथ्यूस बातें कर रहे होते हैं। भो कहता है, गेसॉन को पहली दफा देखते ही मैं उससे शादी कर लेना चाहता था। ये सुनकर मैथ्यूस बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि वही तुम्हारे लिए सही है? मैं जब भी उसे देखता हूँ वो ठीक वैसे ही मेरे सपनों की रानी की तरह लगती है जिसे मैं 10 सालों से अपने सपनों में देखता आ रहा हूँ। जिस पर मैथ्यूस थोड़ा हैरान होकर बोला, तो इसका मतलब वो तुम्हें इसीलिए पसंद आई क्योंकि वो तुम्हारे पहले प्यार की तरह दिखती है? और ये सब कुछ गेसॉन ने दूर से सुन लिया। वो भो के लिए अपने हाथों से बना खाना लेकर आई थी लेकिन अब गुस्से में वहाँ से चली गई। इसके बाद शाम को भो गेसॉन को अंग्रेजी किताब पढ़ने के बहाने एक एकांत जगह पर ले आया और घुटने टेक कर उसे शादी का प्रस्ताव दिया। पर यहाँ गेसॉन के मन में वही दिन की बातें घूम रही है। अगर तुम्हारे सपनों में आने वाली वो लड़की मेरी जैसी दिखने में ना होती तो तुम मुझसे पक्का शादी नहीं करते ना? और वहाँ से चली गई। बेचारा भो कुछ बोल ही नहीं पाया। अब इसके बाद भो ने वो डेमो जहाज बनाकर राजा को दिखाया लेकिन इसके बाद भी राजा ने मना कर दिया। राजा भो के काम से खुश हो जाता है और बोला, हमारे भो जैसे महान इंजीनियर जब खुद ही जहाज बना सकता है तो इतने पैसे खर्च करके हम क्यों ब्रिटिश से भला जहाज खरीदे? राजा की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रात में भो उदास मन से नौके से वापस घर को लौट रहा होता है तो उसने देखा कि राजा के कुछ पहरे मिस्टर हंटर के जहाज से कुछ बक्से नौके में भर रहे हैं। ये देख वो गेसॉन के पास आया और उससे वही टाइम ट्रैवल की डायरी से राजा का इतिहास पढ़ने को कहता है जिससे उन्हें पता चल सके कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। जब वो डायरी लेने पहुंचे तो देखा कि वो बक्सा चोरी हो चुका है। तभी उन्हें मुखौटा पहने कोई काला कपड़े में पास से गुजरा। वो उसे पकड़कर उसे मारने जाता है। वो आदमी डर के मारे हड़बड़ाकर नीचे जा गिरा और मुखौटे के अंदर छिपा होता है मैथ्यूस। अब मैथ्यूस ने बोला, मुझे मिस्टर हंटर ने कहा कि तुम्हारे राजा जहाज नहीं खरीदेंगे, इसलिए अब वो तुम्हारे दुश्मन यानी वियतनाम देश को ये जहाज बिक्री कर देंगे और इसी कारण ही मैं डायरी में जानने आया था कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है। मैथ्यूस ने पढ़ना शुरू किया जहाँ मिस्टर हंटर के सियाम में जहाज लाने से लेकर राजा की उसे ना खरीदने की पूरी कहानी लिखी है और उसके बाद लिखा है कि इसके परिणाम स्वरूप अब मिस्टर हंटर को गाँव से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद मैथ्यूस ने डायरी में कुछ ऐसा लिखा देखा जिसे देखकर वो एकदम भौचक्का हो गया। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है। गेसॉन डर के मारे भो से लिपट गई और इसी मौके में मैथ्यूस ने डायरी के कुछ पन्ने फाड़ लिए और बोला, मिस्टर हंटर और सियाम के राजा के बारे में और कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद भो पिछली रात हंटर के जहाज से राजा के पहरे के बक्से को ले जाने की बात मैथ्यूस को बताता है और फिर भो अपने अंकल के साथ राजा के उन्हीं कमरे में घुसा जहाँ वही ब्रिटिश फैक्ट्री के बक्से रखे हुए हैं। बक्सा खोलकर देखा तो अंदर हथियार पड़ा है और ऐसे कई बक्से वहाँ रखे हुए हैं। वो लोग समझ गए कि राजा और मिस्टर हंटर मिलकर कुछ एक बड़ा करने की ताक में है। इधर मैथ्यूस भी मिस्टर हंटर पर नजर रख रहा होता है लेकिन वो पकड़ा गया। तब मैथ्यूस ने उसे सारी बात बता दी कि वो यहाँ टाइम ट्रैवल करके आया है और अपनी पिस्तौल दिखाते हुए कहा, मैं आपकी ही संतान हूँ। अगर आपने राजा की बात मानी तो वो आपको इस गांव से निकाल देंगे। हंटर को उसकी बात पर विश्वास नहीं लेकिन यहाँ मैथ्यूस सच कह रहा है। हंटर उन्हीं का ही पूर्वज होता है और वो बंदूक भी उसी का है। फिर मिस्टर हंटर बोला, राजा ने मुझसे साझा किया है कि अगर मैं उनके मुताबिक काम करूंगा तो वो मुझे यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। और फिर उसने मैथ्यूस को उसी कमरे में बंद कर वहाँ से चला गया। मैथ्यूस अंदर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अगले दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है और मैं वापस अपने घर लौट जाना चाहता हूँ।
अगले दिन भो ने आकर मैथ्यूज को कमरे से बाहर निकाला। मैथ्यूज ने बताया कि उसने डायरी के कुछ पन्ने फाड़कर अपने पास रख लिए थे, जहां लिखा है कि मिस्टर हंटर का जहाज वियतनाम को बेच देने के संग ही वियतनाम पूरे थाईलैंड को कब्जा कर लेगी और जहाज की मदद से गोलाबारी धमाके से पूरे गांव पर हमला करना चाहती है और ये सब कुछ आज ही घटेगा। इसीलिए मिस्टर हंटर देश निकाला होता है। ये सुनकर बहुत दौड़कर नदी किनारे आ गया और देखा कि जहाज में गोला बारूद उठाया जा रहा है। दूसरी ओर गेसॉन और मैथ्यूज के रास्ते पर मुलाकात हुई। आज हमारे गांव को वियतनाम अपने कब्जे में ले सकता है और एक बहुत बड़ी जंग होने की संभावना है, मैथ्यूज ने उसे बताया। ये सुनकर गेसॉन बोली, मेरे पापा तो राजा के साथ पास के गाँव में गए हैं, अभी उन तक खबर भेजनी होगी। और वो दौड़कर वहाँ से भागी। गेसॉन का बनाया ड्राइंग पी उसके हाथों में थमाकर बोली, ये तुम्हारे लिए है। गेसॉन ने उसे मैथ्यूज को आखिरी अलविदा के तौर पर दिया है। अब यहाँ भो चुपके से एक झाड़ी में बैठकर सारी हलचल देख रहा है। गोला बारूद लोड किए जा रहे हैं। उसे हंटर के प्लान को कैसे भी नाकामयाब करना है। इतने में एक सैनिक उसी झाड़ के पास आकर टॉयलेट करने लगा। इसी मौके में भो ने उसे घायल कर उसके कपड़े पहन लिए। इधर गेसॉन भी घाट आ गई और उसने मिस्टर हंटर से कहा, आपकी मंशा हमें पता चल चुकी है, ये सब अभी बंद कीजिए। हंटर ने कहा, ये सारे बारूद इसीलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि आज जहाज के कैप्टन का जन्मदिन है और समंदर के बीच पहुंचकर गोला बारूद आसमान में छोड़कर उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। और ठीक तभी मैथ्यूज ने पीछे से आकर हंटर को बोरे में भर लिया। वो वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अब मैथ्यूज और गेसॉन दोनों को ही जहाज में बंदी बना लिया गया है। इधर भो भी उसी जहाज में छुपा बैठा है। अब बीच नदी में आकर हंटर ने जहाज रुकवाई कैप्टन का जन्मदिन मनाने के लिए, लेकिन राजा के सेनापति की आज्ञा पर तोप गांव की तरफ मोड़ दिया गया। मिस्टर हंटर बोले, गोला बारूद आसमान में फायर करने की बात थी, इसे गांव की तरफ क्यों किया है? तभी सैनिकों ने हंटर की तरफ बंदूक दागा। उनका पहले से ही हंटर को फंसाने का प्लान था। दरअसल ये सारा कुछ प्लान राजा के सेक्रेटरी और ब्रिटिश सरकार का था कि गांव की तरफ गोला बारूद छोड़ने के जुर्म में हंटर देश निकाला होता और इसी बहाने से ब्रिटिश आर्मी थाई में घुसकर देश को हथिया कर उनके ऊपर राज करता। इससे सेक्रेटरी को अपना फायदा मिलता। यहाँ हंटर का जहाज न खरीदने के लिए भी उसी ने ही राजा के कान भरे थे और राजा को धोखे में रखा। प्लान सफल होने की खुशी में दोनों जाम पीकर जश्न मना रहे हैं। यहाँ जहाज में भी सब कुछ तैयार है, बस अब फायर करने ही वाले होते हैं कि इतने में किसी हीरो की तरह भो वहाँ आकर रस्सी की मदद से तोप का मुंह ऊपर आसमान की तरफ कर देता है, जिससे कि गोला बारूद ऊपर आसमान की ओर विस्फोट होकर नीचे जहाज के बगल में पानी में जा गिरा। जहाज जोर जोर से हिलने लगती है। बहुत से सैनिक जहाज से नीचे जा गिरे, बहुत जख्मी भी हुए। इधर बहू ने भी जल्दी से गेसॉन और मैथ्यूज को आजाद किया और तभी सेक्रेटरी और ब्रिटिश सरकार का ठीक किया हुआ सेनापति और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सेनापति ने दोनों को मारकर जख्मी कर दिया और अब वो खुद से ही गोला बारूद की रस्सी सुलगाने के लिए आग जलाता है। यहाँ दूर से बहू के अंकल सब कुछ देख रहे होते हैं। वो अपने जादू से बार बार आग को बुझा देते हैं। अब गेसॉन ने भी मैथ्यूज के मोबाइल फोन को ऐसा फेंका कि सेनापति के हाथ से मशाल छूटकर पानी में जा गिरा। गुस्से में उसने गेसॉन की तरफ बंदूक तानी। उसी वक्त सूर्य ग्रहण भी लगना शुरू हो गया। ठीक पहले की ही तरह मैथ्यूज के उस पिस्तौल से रोशनी आ रही है। अब गेसॉन वही पिस्तौल सेनापति को मारने के लिए उसकी तरफ की। मैथ्यूज उसे गोली चलाने से मना करता है क्योंकि इससे वो भी टाइम ट्रेवल कर किसी और वक्त में चली जाएगी। तभी वो भी आकर बोला, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने गोली चला दी जो सीधा सेनापति के दिल पर जा लगी और पिस्तौल से गोली निकलने के फोर्स से दोनों पानी में जा गिरे। गेसॉन ने देखा कि वो टाइम ट्रैवल कर अतीत में आ गई है और 177 साल पीछे। यहाँ उसका नाम है लेडी काराकेट और टेबल पर वही डायरी रखी हुई है। वो जिसे सपने में देखा करता था वो यही लेडी काराकेट है जिसका 177 साल बाद पुनर्जन्म हुआ, जिसका नाम है गेसॉन। और फादर को जो डायरी मिली वो लेडी काराकेट ने ही लिखी थी। अब यहाँ राजा के सामने सारी सच्चाई आ गई। सेक्रेटरी पकड़ा गया। इधर भो के अंकल कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं जो कि असल में असली अपराधी के ऊपर मंत्र कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से राजा का सेक्रेटरी वही मारा गया। अब सब कुछ ठीक हो गया। इधर सिपाही के हंटर को ले जाते वक्त वो मैथ्यूज को शुक्रिया बेटा कहता है। अब भो ने भी मैथ्यूज से आकर माफी मांगी क्योंकि पिस्तौल उन्होंने खो दिया है। मैथ्यूज बोला, इस पिस्तौल की तुम्हें ज्यादा जरूरत थी, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे भविष्य से यहाँ भेजा होगा तुम लोगों की मदद करने के लिए। अब चर्च के फादर ने गेसॉन को वही डायरी देते हुए कहा, मुझे सब पता है कि तुमने ये डायरी पढ़ी है और ये तुम्हारी ही लिखी हुई है।
जिस पर गेसॉन बोली, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, अब मैं वर्तमान को लेकर लिखना चाहती हूँ। अब यहाँ मिस्टर हंटर को गांव से बाहर निकाल दिया गया। वो मैथ्यूज के लिए एक पिस्तौल और टोपी रख कर गया है। मैथ्यूज ने वो टोपी पहन ली और पिस्तौल को हाथ में लेकर बाहर आ गया। तभी एक केयरटेकर लड़की लिन ने आकर कहा, ये टोपी आपके ऊपर बहुत जच रही है। लिन के हाथों में कुछ बक्से हैं। मैथ्यूज को बड़ी कौतूहल हुई। उसने वो बक्सा खोला और वही कपड़े से ढका पिस्तौल उसमें रखते वक्त वो कपड़ा जरा सा हटा और मैथ्यूज एकदम से दंग रह गया। ये तो वही पिस्तौल है। वो समझ गया कि दरअसल उसके परदादा का रखा गया ये वही बक्सा और टोपी है जो उसने तस्वीर में देखी थी, और 177 साल अतीत में वो खुद ही अपने पिछले जन्म में आया है। पर चूंकि अब वो वापस नहीं जा सकता, वहीं रहकर वो अपने बाकी के साल गुजारेगा। मतलब कि मैथ्यूज के परदादा वो खुद ही होता है और वही केयरटेकर लड़की लिन उसकी पत्नी बनेगी, यानी कि उस तस्वीर में वो खुद है। अब अगली सुबह यहाँ गेसॉन को पता चला कि वो उसका हाथ मांगने उसके घर आया था, लेकिन उसके माँ बाबा ने उसे वापस भेज दिया। ये सुनकर गेसॉन जल्दी जल्दी नाव में चढ़कर भो का पीछा करने लगी और आखिरकार भो से मिली। उसने कहा, मैं पिछले जन्म में तुम्हारी थी, लेडी काराकेट बनकर, और इस जन्म में भी तुम्हारी ही होना चाहती हूँ, गेसॉन बनकर। मैं ही हूँ तुम्हारे सपनों की वो खूबसूरत लड़की। भो बोला, मुझे अब पिछले जन्म का पता नहीं। जब से तुम्हें देखा है मैंने, उसके बाद से कभी काराकेट के सपने नहीं देखे। मुझे सिर्फ गेसॉन ही चाहिए जो मेरी संगिनी बनेगी, और इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। अब यहाँ एक दिन भो अंकल के साथ लेडी काराकेट और गेसॉन की लिखी डायरी जमीन में दफनाने आए हैं। अंकल ने भो से कहा, सपने में मुझे किसी ने कहा है कि डायरी को भविष्य के लिए इसी जगह पर दफनाना उचित है। अब डायरी को वहाँ दफनाने के बाद कहानी सीधा 2022 में आ गई, जहाँ एक लड़की पेड़ लगाने के लिए बागीचे के मिट्टी की खुदाई करते वक्त उसे वही डायरी का बक्सा मिलता है, और इसी के साथ कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। पता नहीं एक और किस चीज की ये शुरुआत है। दोस्तों, अब मैं भी चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव। बाय बाय दोस्तों।